नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई सेवाओं का शुभारंभ किया है। परिवहन विभाग बनेगा विकसित उत्तर प्रदेश का सारथी। परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ किया गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ किया है और इसी के साथ डिजिटल लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। उन्होंने विभाग को बधाई देते हुए कहा कि परिवहन विभाग प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है और इसे विकसित भारत की परिकल्पना का सारथी बनना होगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के पास देश में सबसे बड़ा बेड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में सेवाएं देना अपने आप में एक उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं है। उन्होंने रक्षाबंधन पर बहनों को 3 दिनों तक मुफ्त बस यात्रा उपलब्ध कराने की पहल को सराहनीय बताया और कहा कि विभाग भविष्य में इस तरह की सेवाओं का प्रचार प्रसार और प्रभावी तरीके से करे। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग से अल्पकालिक 3 वर्ष, मध्यम अवधि 10 वर्ष और दीर्घकालिक 22 वर्ष योजनाएं तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि फाइल को लटकाने की आदत बंद करनी पड़ेगी। जन सुनवाई को तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। विभाग में टीम वर्क को और सशक्त बनाना पड़ेगा, तो परिणाम आने में देर नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि परिवहन विभाग ने समय समय पर अपनी सेवाओं से मिसाल पेश की है। 2019 के प्रयागराज कुंभ और 2020 की वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जब करोड़ों कामगार और श्रमिक अपने अपने राज्यों और गांव की ओर लौट रहे थे, तब विभाग ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड तक प्रवासियों को सुरक्षित पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां बाराबंकी में एबीवीपी से जुड़े एलएलबी छात्रों पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई और लाठीचार्ज का मामला सियासी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एबीवीपी से जुड़े छात्रों को गुंडा बता दिया, जिसके बाद ये मामला और भी सियासी रंग ले चुका है। शुक्रवार को बाराबंकी में हुए लाठीचार्ज और ओपी राजभर के बयान के विरोध में लखनऊ यूनिवर्सिटी से एबीवीपी के छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस में भारी संख्या में आक्रोशित छात्र शामिल हुए। हाथ में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे एबीवीपी के छात्रों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो उधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ओपी राजभर के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल में लग गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने बताया कि सुबह सपा प्रमुख कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के निर्देश पर सुबह सपा का प्रतिनिधि मंडल सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर अरविंद राजभर ने लखनऊ स्थित केजीएमयू अस्पताल में लाठीचार्ज में घायल छात्रों से मुलाकात की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा भी उनके साथ उपस्थित रहे। लखनऊ से अगली खबर, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये सरकार जनता से वसूली कर रही है, सुविधाएं नहीं दे रही है, लेकिन जमकर टैक्स वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी का ओवर स्पीडिंग के कारण 8 लाख रुपए का चालान कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग पूरा सिस्टम चला रहे हैं, पुलिस पैसा वसूल रही है। सरकार की तरफ से जो गाड़ी हमें दी गई है वो चलने की हालत में नहीं है। अखिलेश यादव शुक्रवार को लखनऊ में सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा कि ये सब चुनाव को देखकर किया गया है, मुनाफाखोरी कम नहीं हो रही है। ट्रंप के टैरिफ ने भाजपा के लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। मेक इन इंडिया की बात करने वाले लोग हमारे बाजारों में चीन का माल भर दे रहे हैं। चीन का सामान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को पूरी तरह से खत्म कर देगा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि जुगाड़ आयोग भाजपा के लिए वोटों का इंतजाम कर रहा है। अब उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। ये लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं। जब जुगाड़ आयोग ही धोखा करे तो लोग कहां जाएं? उन्होंने कहा है कि यूपी में भाजपा सरकार के अब गिनती के दिन ही बचे हैं, ये जल्द ही जाने वाले हैं। कहा है कि प्रधानी के चुनाव में बिल्कुल भी वोट चोरी नहीं हो पाएगी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बाराबंकी में छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना अपमानजनक है। इस सरकार में सभी लोग दुखी हैं, हर जगह भ्रष्टाचार और वसूली हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तीखा हमला भी बोला। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं टोटी चोर का मामला कभी नहीं भूल सकता।
अखिलेश यादव ने सरकार के ताकतवर अधिकारी अवनीश अवस्थी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने ही ये सब करवाया है। सपा प्रमुख ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन से सरकार जाने के दिन गिन रही है। मुनाफाखोरी कम नहीं होगी और फिर आप किससे वसूल लेंगे? बिजली महंगी कितनी है और चीजें कितनी महंगी हैं? नौकरी मिल जाएगी क्या? जब आपने पूरा बाजार चीन को दे दिया, आज सोचो ट्रेड डेफिसिट क्या है चाइना के साथ हमारा, आपका ट्रेड डेफिसिट क्या है हम लोग चाइना के साथ? जब सब सामान चीन से मंगाई लोगे आप, सब कारोबार वहीं दे दोगे आप, तो फिर क्या मेक इन इंडिया है आपका? क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है आपका? ये चीन का सामान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को पूरा खत्म कर दे रहा है। यूपी के हमीरपुर जिले में इस वर्ष यमुना नदी में आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। यमुना नदी में आई बाढ़ से रिहायशी बस्तियों में कटान हुई, जिससे लगभग कई घर नदी में समा गए हैं। यमुना नदी के किनारे घर बनाए लोग प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उनके घर बाढ़ में गिरे हैं, जिससे उन्होंने लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हमीरपुर शहर का नगर पालिका क्षेत्र मेरापुर गांव यमुना नदी के किनारे बसा है। गांव के किनारे नदी में बाढ़ आने के बाद मिट्टी की कटान होने से नदी की बाढ़ में मकान गिर गए हैं। कुछ जगहों पर कटान को रोकने के लिए इन कगारों में पत्थर डालकर बंदे भी बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं। वह भी इस बाढ़ में बह गए हैं, जिस कारण कगार के किनारे बने मकान बाढ़ में ध्वस्त हो गए हैं। बाढ़ क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बाढ़ से उनको जो नुकसान हुआ है, प्रशासन उसका मुआवजा दे। मथुरा में यमुना नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न घाटों व शरणालय स्थलों का निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने बंगाली घाट, विश्राम घाट, राजा घाट आदि का जायजा लेते हुए आम जनता से अपील की है कि वे यमुना के पास न जाएं। सुरक्षा व्यवस्था की जांच करते हुए उन्होंने अधिकारियों को बैरियर और बैरिकेडिंग के पास लगातार सतर्कता बरतने, अनाउंसमेंट करने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारी श्री गीता बिरला धर्मशाला पहुंचे, जहां बाढ़ प्रभावित परिवारों को आश्रय दिया गया है। यहां जिलाधिकारी व एसएसपी ने स्वयं प्रभावित परिवारों को खाना खिलाया। खाने में सब्जी, पूड़ी, हलवा, बेसन के लड्डू और पेठा परोसा गया है। उन्होंने मेडिकल टीम की उपस्थिति और इलाज की व्यवस्था का भी जायजा लिया है। इसके बाद दोनों अधिकारी वृंदावन स्थित मोदी भवन, गुरुकुल विश्वविद्यालय और मालूख पीठ आश्रम में बने शरणालय स्थलों पर पहुंचे और परिवारों से वार्ता कर उनकी कुशलक्षेम जानी है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि भोजन, पेयजल, साफ सफाई, शौचालय, चिकित्सा, बिजली, जनरेटर, पंखे, गद्दे, चादर और तकिया जैसी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण आई बाढ़ से ट्रांस शारदा क्षेत्र में बुखार, डायरिया, उल्टी, दस्त और त्वचा संबंधी रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव और गंदगी के कारण बीमारियों का खतरा और गहरा हो गया है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता और उपचार की दिशा में कदम उठाते हुए बाढ़ग्रस्त ग्राम पंचायत रामनगर में सीएमओ की मौजूदगी में मेडिकल कैंप आयोजित किया। पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ में कई गांव डूबे पड़े हैं और कई गांव में भारी मात्रा में जलभराव हो गया है। इसी के मद्देनजर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत डॉक्टर आलोक कुमार के दिशा निर्देश पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरतपुर मोरनिया गांधी की स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा ट्रांस शारदा क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त गांव में लगातार निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बाढ़ग्रस्त ग्राम पंचायत रामनगर में सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार की मौजूदगी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरतपुर मोरनिया गांधी नगर की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था।
महाराजगंज से अब खबर है, जहां जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागाध्यक्षों के साथ ई ऑफिस संचालन को लेकर अहम बैठक की है। बैठक में डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब 100% पत्रावलियों का संचालन ई ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ने बताया कि अब तक 57 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने ई ऑफिस पर लॉगिंग तक नहीं किया है। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए दो टूक कहा है कि जो कर्मचारी 2 माह से लॉगिन नहीं कर रहे हैं उनका वेतन रोका जाएगा। डीएम ने कहा है कि शासन की प्राथमिकता है कि प्रशासन को पेपरलेस बनाया जाए, इसलिए सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि आगे से हर फाइल ई ऑफिस के माध्यम से ही चले। उन्होंने यह भी हिदायत दी है कि अगर किसी वजह से भौतिक रूप से फाइल पेश करनी पड़े तो पहले उसका संचालन ई ऑफिस पर हो चुका हो और उस पर कंप्यूटर नंबर अंकित होना चाहिए। मुरादाबाद से अब खबर है, जहां केंद्र सरकार ने हाल के दिनों में जीएसटी में बड़ा सुधार किया है और इसी को लेकर मुरादाबाद के अलग अलग वर्गों के लोगों की क्या राय है, आइए आपको सुनवा देते हैं। जीएसटी में की दरें कम की हैं, सभी को उसमें लाभ हुआ है। किसानों को भी बहुत लाभ हुआ है, आम उपभोक्ता को बहुत लाभ हुआ है। कई चीज़ें ऐसी जो 28% थी उनका 18% कर दिया गया है। जैसे बाइक वगैरह जो 1,10,000 की थी अब 1 लाख की मिल जाएगी। दवाइयों को लेकर के विशेष प्रकार की छूट दी गई है, जिसमें 12% से घटा करके जीएसटी को शायद 5% के अराउंड किया जा रहा है। अच्छी करी है। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते थे, बड़े बड़े अस्पतालों में इस्तेमाल होते थे और कुछ जगहों पे भी रखे जाते थे, उन पर बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिससे जो पेशेंट्स थे उनको बहुत दिक्कत होती थी, काफ़ी बड़े बड़े बिल हो जाते थे और काफ़ी महंगी दवाई आती थी, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया। तो इससे भी काफ़ी आम जनता को राहत मिलेगी इलाज के दौरान। और जो कुछ दवाइयाँ थी जिन पे 18% टैक्स चलते थे, अब उन पे 5 और 12% का टैक्स कर दिया जाएगा। सरकार ने जो जीएसटी की नई दरें लागू करी है, जिसमें इन्होंने 12 और 28% को समाप्त करा है, ये एक अच्छी पहल सरकार के लिए अपने व्यापारियों के हित में करी गई है। इससे जो व्यापारियों को समय में आधे फायदा होगा, जो इस दर की मूल्य की सामग्री वो परचेस करते थे उसमें उन्हें रियायत मिल करेगी, जिससे कुछ चीज़ों के रेट पहले के मुकाबले कम हो जाएंगे। इसमें ग्राहक का भी फायदा होगा, दुकानदार का भी फायदा होगा। इससे गरीब जनता को बहुत फायदा होगा और जो गरीब लोग जीएसटी की मार झेल रहे थे, जो 18% दे रहे थे, अब वो 5% सरकार ने कर दिए। इससे चिकित्सा विभाग में भी बहुत खुशी की लहर है और गरीब लोग इसका अच्छे से फायदा उठा पाएंगे और उनको अच्छी से अच्छी चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी। प्रतापगढ़ से अब खबर है, जहां प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। थाना फतनपुर पुलिस व स्पेशल टीम की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित अंतरजनपदीय अभियुक्त रवि पासी उर्फ रवि भारतीय घायल हुआ है, जिसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस मुठभेड़ थाना फतनपुर क्षेत्रांतर्गत नारायणपुर नहर पुलिया के पास थाना फतनपुर पुलिस और स्पेशल टीम की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में एक अभियुक्त के दाएं पैर में गोली लगी है। घायल अंतरजनपदीय अभियुक्त रवि पासी उर्फ रवि भारतीय उपरोक्त को इलाज के लिए सीएचसी गोरा ले जाया गया है, जहां से डॉक्टरों द्वारा जिला अस्पताल प्रतापगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अंतरजनपदीय अभियुक्त रवि पासी उर्फ रवि भारतीय उपरोक्त में लूट, चोरी, अपहरण, मारपीट के गंभीर अपराध, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जैसे कुल करीब 1.5 दर्जन संगीन अभियोग पंजीकृत हैं। घायल बदमाश ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से 25,000 की लूट की थी। खबर श्रावस्ती से है, जहां जिले के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत कोट मुबारकपुर गांव में भ्रष्टाचार की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। दरअसल यहां करीब 10 दिन पहले बनी सड़क आज पापड़ की तरह उखड़कर बिखर रही है। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सड़क की हकीकत उजागर की, जिससे निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का खुलासा हो गया है। गांव कोट मुबारकपुर में सरकार की योजनाओं के तहत करीब 10 दिन पूर्व सड़क निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि नई सड़क से गांव और कस्बों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आवागमन में सुविधा होगी, लेकिन सड़क की परतें महज कुछ ही दिनों में उखड़ने लगी। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया है। गुस्साए ग्रामीणों
भारी संख्या में इकट्ठा होकर सड़क पर पहुंचे और सड़क की ऊपरी सतह को हाथ से उखाड़कर मीडिया और अधिकारियों को उसकी असलियत दिखाई है। ग्रामीणों ने कहा है कि सरकार हर साल गांव की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन भ्रष्ट ठेकेदार और लापरवाह विभागीय अफसर इस योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दे रहे हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। नहीं थी भैया, रोड बहुत अच्छा बन गया था, लेकिन रोड जो बनाने वाले ठेकेदार साहब थे हमारे यहाँ, वो रोड सब घटिया मटेरियल लगाकर बना दिए हैं। सब उजर रहा, हम लोगों को पहले मालूम नहीं हुआ और ठेकेदार साहब आए भी नहीं, उनके जो मुंशी से उन्हीं लोग बनवाए और उल्टा सीध सब मटेरियल डाल के इसको बना दिए हैं। वो सब उजर रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है भैया। ये रोड जो है पहले खरंजा थी, जो है जब इकौना विधानसभा था, माननीय छैबर लाल जी विधायक थे, तब ये रोड बनी थी। इसके बाद कोई आज तक इसको देखा नहीं। फिर माननीय विधायक जी श्रावस्ती रामचरण पांडे जी विधायक हुए, उनके प्रयास से ये 1600 मीटर रोड पास हुआ। रामसभा कोल मुबारकपुर ये रोड नहीं श्री रामचरण पांडे जी ने इसको सौगात में दिए थे और हमारे गांव का बहुत दिन से सौभाग्य रहा कि रोड बने, लेकिन नहीं बन पाया था। इसलिए कोई तरफ से माननीय जी के सौभाग्य से ना ये रोड बन गया और रोड बन गया, इसमें मटेरियल कम डाल दिए, ये रोड टूट रहा है, फट रहा है, देखो अभी से उजर रहा है। और अब खबर महोबा से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मरीजों को महंगी दवाओं से राहत देने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन किया गया था, लेकिन पीएम मोदी की ये महत्वाकांक्षी योजना यूपी के महोबा जिले में तैनात स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जिला पुरुष और महिला अस्पताल परिसर में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में संचालकों द्वारा बाहर की दवाओं की बिक्री कर मरीजों का आर्थिक शोषण कर पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी इस योजना को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। जन औषधि केंद्र में बाहर की दवाइयों की बिक्री की शिकायत पर सीएमएस और सीएमओ ने जन औषधि केंद्र का निरीक्षण कर बाहर की दवाएं लिखने वाले डॉक्टर को चेतावनी पत्र जारी कर बाहर की दवाएं न लिखने और जन औषधि केंद्र संचालक को बाहर की दवाओं की बिक्री न करने की सख्त हिदायत दी है। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां जनपद के घिरौर थाना क्षेत्र के ग्राम फाजिलपुर में बहन के साथ घर लौट रही 20 वर्षीय युवती को कार सवार लोगों द्वारा अगवा कर लिया गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। युवती बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा है। सूचना पाकर सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। कार सवार बदमाशों और अगवा युवती का कोई पता नहीं चला है। पुलिस की 2 टीमें युवती का पता लगाने में जुटी हैं। दरअसल मैनपुरी जनपद के घिरौर थाना क्षेत्र के ग्राम फाजिलपुर पाल नगर निवासी 20 वर्षीय शिवानी अपनी छोटी बहन 14 वर्षीय संध्या के साथ दोपहर खेतों पर गई थी। वह खेतों से बहन के साथ घर लौट रही थी कि तभी एक कार से आए 4 युवकों ने शिवानी को रोक लिया और डॉक्टर ब्रह्मानंद के घर का पता पूछने लगे। उसने ब्रह्मानंद के घर का पता बताया, तभी कार सवारों ने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया। छोटी बहन संध्या को भी खींचने की कोशिश की गई, लेकिन वे बच गई। कार सवार शिवानी को अगवा कर ले गए। यूपी के कौशाम्बी जिले में पुलिस और मारपीट के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान आरोपी सद्दाम के पैर में गोली लग गई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि आरोपी सद्दाम का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था, जिसमें दलित समाज के युवक को वो बेरहमी से पीट रहा था। दरअसल सरायकेला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मारपीट के मामले में वांछित आरोपी काली स्कॉर्पियो से नेवादा की ओर आ रहा है और सूचना पर चायल सीओ अभिषेक सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस ने गाड़ी रोकने का प्रयास किया, आरोपी इमली गांव की तरफ भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी सद्दाम हुसैन के पैर में गोली लग गई। घायल सद्दाम को पुलिस ने पकड़कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
सुल्तानपुर से अब खबर है, जहां गणेश उत्सव की धूम है। शहर और गांव में सजे पंडालों में गणपति बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में चल रहे गणपति इस बार पूजा महोत्सव खास देखने को मिल रहा है, जहां कुड़वार नाका रोड पर श्री बाल गणेश पूजा समिति पर इस बार रजत जयंती वर्ष मना रहा है, जहां पर दुखदुरिया पूजा और देर रात्रि तक भजन कीर्तन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर सम्राट गणेश पूजा समिति के पंडाल में स्थापित गणेश जी की आराधना के लिए विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि ढोलक की थाप पर भजन कीर्तन किया जाता है। जब तक यहां बप्पा रहते हैं तब तक आरती चलती रहती है और भंडारा का आयोजन भी होता रहता है। हमारे सुल्तानपुर में विभिन्न जगह पर लगभग सैकड़ों पंडाल बने हैं, जिसमें बप्पा विराजमान होते हैं। यहाँ भगवान को लेकर ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते रहते हैं और हमारे सुल्तानपुर में दुर्गा महोत्सव को लेकर बहुत ही चर्चा में रहती है। और सुल्तानपुर में गणेश पूजा लगभग दुर्गा पूजा के बराबरी पर होने लगा है। कुछ ही दिनों में गणेश महोत्सव और भी सुंदर होगा और सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा के बराबर गणेश पूजा भी मनाया जाएगा। तथास्ते चतुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। यहाँ रुकने क्षण से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।